घर बनवाते समय जो फिनिशिंग आइटम होते हैं उनमें से एक होता है आपके घर का इलेक्ट्रिकल वर्क। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर ये इलेक्ट्रिक वर्क करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन सी चीज़ों की तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आगे चल के आपको आपके घर के इलेक्ट्रिकल वर्क का बार बार मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी घर की वायरिंग जो है वो सुरक्षित तरीके से जो है कंप्लीट हो पाएगी। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है जिनके तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 आ जाता है चूज योर वायरिंग सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा आजकल वायरिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है केसिंग केपिंग वायरिंग जिसे कि पट्टी फिटिंग या फिर ओपन फिटिंग भी कहा जाता है, और दूसरी होती है कंसील्ड वायरिंग। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ पट्टी लगाई गई है इसे केसिंग केपिंग वायरिंग कहा जाता है, और जो कंसील्ड वायरिंग होती है उसमें आपकी वायरिंग जो है वो बाहर से दिखाई नहीं देती है, आपको डायरेक्टली जो है बोर्ड दिखाई देता है। आपकी जो वायरिंग होती है वो पाइप के अंदर होती है और वो पाइप जो है वो दीवार के अंदर होता है। तो आसान भाषा में इसे कहा जाता है कंसील्ड वायरिंग। तो इन दोनों वायरिंग में क्या फर्क होता है इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। पर अगर हम बात करते हैं शॉर्टकट में इन दोनों चीजों को समझने की, तो जो केसिंग केपिंग वायरिंग होती है उसका बजट थोड़ा सा कम आता है और जो कंसील्ड वायरिंग होती है उसका बजट थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो कंसील्ड वायरिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि उसका मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो डेफिनेटली आप जो है कंसील्ड वायरिंग में मेंटेनेंस कर सकते हो। हालांकि इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है अगर हम कंपेरिजन करेंगे केसिंग केपिंग वायरिंग से, परंतु आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं दिखने में, अगर आप कंसील्ड वायरिंग करते हो तो ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है बजट। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देख लिया कि हमें कौन सी वायरिंग करनी है, कंसील्ड करनी है या फिर केसिंग केपिंग वाली करनी है। तो उसके बाद सवाल आ जाता है आपके बजट का। अब जब आप अपने इलेक्ट्रिशियन को काम देते हैं तो उसे आप अपने इलेक्ट्रिक वर्क का बजट पूछ लीजिए। उसमें आपको दो चीजों का बजट जानना जरूरी होता है, एक इलेक्ट्रिशियन का लेबर चार्ज और दूसरा मटेरियल चार्ज। इन दोनों को मिला के आपके वायरिंग को कितना खर्च आता है इसके बारे में आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपके इलेक्ट्रिशियन से ले लेनी है। याद रखिए इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड होता है कि आपका कॉस्ट कितना आएगा। और जब भी आप बात करते हैं हम लेबर कॉस्ट की, वहां पर जो इलेक्ट्रिशियन आपसे चार्ज लेगा तो उसमें वो कौन कौन से पॉइंट आपको करके देने वाला है उसके बारे में जरूर पूछ लीजिए। हालांकि होता यह है कि कुछ इलेक्ट्रिशियन जो है वो पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, तो कुछ लोग जो है डायरेक्टली 2 BHK 1 BHK एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं। पर आपको ध्यानपूर्वक उनको ये चीज जरूर बतानी है कि छोटा से छोटा काम भी उन्हें करके देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि जब भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो जाता है ऐसे वक्त में एंडिंग में छोटे छोटे कामों के लिए वो लोग जो है आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं। तो इस वजह से आपका जो कोई भी रेट फाइनल हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रिशियन की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आपके पूरे घर का इलेक्ट्रिकल काम जो है उसे कंप्लीट करके दे। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है मटेरियल। अब मटेरियल के बारे में ये चीज तो बतानी जरूरी नहीं कि आपको ब्रांडेड और अच्छा क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अपने घर के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेने की कोशिश करता है, पर यह जरूर ध्यान में रखिए जो आपके पाइप्स होते हैं, जो आपकी वायरिंग होती है, जो बटन्स होते हैं, इन सभी चीजों को आपको अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको पता होगा अगर आपके पाइप जो है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है, वो स्लैब में फूट जाते हैं तो वापस से उसमें से वायरिंग पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी वायर की क्वालिटी खराब है तो उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और बटन की वारंटी गारंटी जो कोई भी चीज है वो एक बार दुकानदार से अवश्य जान लीजिए। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि अगर आपकी वायर है तो वायर आपकी हाई फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, उसके बाद में डैम्प एरिया के लिए सुटेबल होनी चाहिए, मॉइस्चर रेजिस्ट होनी चाहिए, और जैसे कि आपको पता होगा ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए, ISI मार्क वाली भी होनी चाहिए, और भी कुछ नॉर्म्स होते हैं जैसे कि RoHS कंप्लाइंट होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है जो कि आपको वायर में देख लेने चाहिए। ये एक सिंपल सा उदाहरण था, वैसे तो बटन में भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, पर फिलहाल हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट बटन की जिसका नाम है सब्सक्राइब वाला बटन, जिसको कि आपको हल्के से दबा देना है। अगला पॉइंट आ जाता है यूज प्रॉपर वायर। जैसे कि आपको पता होगा हम घर के लिए जो वायरिंग इस्तेमाल करते हैं तो 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm इस तरह की वायरिंग का इस्तेमाल हम अपने घर के लिए करते हैं। तो जब बात आती है आपके पावर पॉइंट की तो वहां पर ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है 1 स्क्वायर mm वाली वायर इस्तेमाल करें, तो उसके लिए आपको 2.5 स्क्वायर mm की वायर ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। पर ऐसा भी जरूरी नहीं कि जहां पर 1 स्क्वायर mm की जरूरत है वहां पर आप 2.5 स्क्वायर mm की वायर लगा रहे हो। इससे आपका बजट भी बढ़ जाएगा और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो जहां पर जरूरी है वहां पर उतने स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और लोड जो है वो वायर प्रॉपर तरीके से ले पाएगी। 5वां पॉइंट आ जाता है जो कि है स्लैब में जो हम पाइप डलवाते हैं उसके बारे में। जैसा कि आपको पता होगा स्लैब में जब भी हम स्टील डालते हैं तो स्टील का एक प्रॉपर एरिया होता है और कंक्रीट का एक एरिया होता है।
ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा प्रमाण में स्टील डाल दिया तो वो अच्छा होता है। तो ये चीज मैंने आपको किस लिए बताई, क्योंकि होता है कि इलेक्ट्रिशियन जब स्लैब में पाइप डलवाते हैं तो उनको कंक्रीट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा प्रमाण में जो है स्लैब के ऊपर पाइप लगा देते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है, इसकी वजह से आपके स्लैब के स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, कम से कम पाइप का अगर आप स्लैब में इस्तेमाल करेंगे तो इसके 2-4 फायदे। एक तो पहली चीज, आपके स्लैब के स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। दूसरी चीज, आपका बजट भी कम हो जाता है। याद रखिए, कुछ लोग जो है पीओपी जैसे लाइट जो है उन्हें स्लैब के ऊपर निकालते हैं, दुनिया भर के पाइप जो है वो अपने स्लैब में घुसा देते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही गलत बात हो जाती है आपके स्लैब के लिए। अगर आपको पीओपी के लाइट निकालनी है तो नीचे से पाइप निकाल लीजिए, और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर फैन बॉक्स से सभी वायर जो है जिन्हें नीचे लाया गया है, और बाद में आपको चाहे उतने लाइट के पॉइंट जो है आप नीचे वायरिंग लेने के बाद निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसी प्रोविजन आप अपने पीओपी में कर सकते हो। पॉइंट से कोई भी तकलीफ नहीं, पर पॉइंट के लिए जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी वजह से आपका कंक्रीट का एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 6 है फ्रीक्वेंट चेंजेस। अब जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है, जब आप अपने इलेक्ट्रिशियन को काम देते हैं तो उसके बाद में उसके साथ आपको ये चीज जरूर डिसाइड कर लेनी है कि कौन सा पॉइंट किस जगह पर आएगा, कहां पर आपका टीवी पॉइंट आएगा, कहां पर आपका मिक्सर पॉइंट होगा, बोर्ड कहां पर लगेंगे, उसकी हाइट कितनी होगी। इन सभी चीजों के बारे में आपको अपने इलेक्ट्रिशियन के साथ एक बार डिस्कस कर लेना है। या तो आप अपने प्लान पर भी मार्क करके रखते हैं तो ये तो अच्छी बात होती है। जहां पर बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक के सेपरेट ड्राइंग्स होते हैं, तो उसका फायदा यह होता है कि बार बार आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप बार बार चेंजेस करते हो तो आपका इलेक्ट्रिशियन जो है वो भी परेशान हो जाएगा, आपका बजट बढ़ जाएगा, और जितने ज्यादा कट्स आप अपने दीवार पे लगाएंगे तो आपकी दीवार की स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट आता है। तो इस वजह से बार बार चेंजेस मत कीजिए, एक बार में ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो है कहां पर लेना है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है फाइबर मेश के रिलेटेड। अब जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको कंसील्ड वायरिंग करनी है तो इसके लिए आपको जो है वो दीवार को झरी मारनी पड़ती है। जैसे कि आप ये कट अगली दीवार में देख रहे हो, इसे झरी कहा जाता है। तो इस कट की वजह से होता यह है कि आगे चल के उसके ऊपर हम प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर करने के बाद 1-2 महीने बाद जब प्लास्टर सूख जाता है तो उसके बाद में जहां पर आपके पाइप होते हैं वहां पर आपको हल्के से क्रैक जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो इससे बचने का आसान तरीका यह है कि जब भी आप ऐसी झरी मारते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर करने से पहले आपको जो है एक बार फाइबर मेश वहां पर लगा लेनी है। इसका फायदा यह होगा कि आगे चल के आपको क्रैक नहीं दिखाई देंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो कोई भी आपके फ्रिज के पॉइंट, मिक्सर के पॉइंट, एक्वा के पॉइंट, इन सभी पॉइंट को आपको एक बार डिस्कस कर लेना है आपके इलेक्ट्रिशियन के साथ, उसकी पोजीशन कर लेनी है, और तो और उसकी हाइट आपको कितनी लेनी है इसके बारे में भी आप इलेक्ट्रिशियन से एक बार बात कर लीजिए। उस हाइट के अनुसार ही आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है उन्हें लगाना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है 2-वे कनेक्शन। अब जैसा कि आपको पता होगा, आजकल लोगों को एकदम आरामदेह जिंदगी चाहिए। उन्हें यह नहीं चाहिए कि एक बार लेटने के बाद उठकर वापस से लाइट के लिए बटन बंद करना। तो इस वजह से आजकल 2-वे कनेक्शन का बहुत ज्यादा चलन है। ये 2-वे कनेक्शन का फायदा यह होता है कि बेड पर लेटे लेटे ही आदमी जो है वो लाइट हो या फिर फैन पॉइंट हो, इन्हें ऑन ऑफ कर सकता है। तो ये 2-वे कनेक्शन अगर आप अपने बेड में करवाते हैं तो इससे आपको थोड़ी सी सहूलत मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आपके घर का इलेक्ट्रिकल वर्क चलता है ऐसे समय में। अगर आप इन पॉइंट का शुरुआत में ध्यान रखोगे तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपको बटन लेते समय कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वायरिंग के समय, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।